विषय पे आज हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, क्योंकि देश कैसा रोड मैप पे आगे बढ़े इस पर प्रधानमंत्री का आज फोकस नजर आया। और तमाम विषयों पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा, जो कि सुरक्षा मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिरल सिन्हा, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से भी इस बात को स्पष्ट कर दिया, ये नया भारत है, ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सख्त संदेश आज फिर से दिया गया है। आपको लगता है कम से कम भारत के इस संदेश को, प्रधानमंत्री के संदेश को देश के दुश्मन बहुत बेहतरी से समझ रहे होंगे अब एक बार फिर से? आर्येंद्र, नमस्कार। आपको, हमारे पैनलिस्ट को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। देखिए आर्येंद्र, ये तो काफी क्लियर हो गया था, विजिबल हो गया था अभी ऑप सिंदूर के अंदर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने ऑप सिंदूर के बारे में बताया जनता को। तो ये एक बिल्कुल ही नया नॉर्मल था। उनके टेरिटरी के अंदर घुसकर जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनको हिट किया, और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान उसमें कूद पड़ा तो उन्होंने कहा कि इनके जो शेल्टर देने वाले हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे जी। तो उसके बाद जो अटैक हुआ वो 8-9 एयरफील्ड पे और मिलिट्री ठिकानों पर, रनवे पे खासकर, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो अब जो है वो ये हमारा जो एक बंधन था कि हम लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट उधर नहीं जाएंगे, वो बंधन हट गया है। एक तो वो है। दूसरा ये है कि ये इन्होंने जो लोगों को कहा है भी जी कि हम जो है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि हर बार हम लोग आगे बात को इसलिए नहीं बढ़ाते थे कि वो हमें थोड़ी गीदड़ भभकी देता था कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे आपकी कंट्री पर। तो उन्होंने अब इन्होंने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो हमारे पास उससे भी ज्यादा विध्वंसकारी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि वो स्थिति आनी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर वेपन रखते इसलिए है कि न्यूक्लियर वार ना हो, नहीं इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर वार हो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही आर्येंद्र जी। उन्होंने कहा कि 3 स्टेप्स, एक तो टैक्टिकल है जो कि एक्चुअल मूव है जो कि आर्म फोर्सेस ने किया, दूसरा है थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और उन्होंने और तीसरा उन्होंने कहा कि जहां उनको हर्ट हो, जैसे सिंधु जल इंडस रिवर ट्रीटी को कहा कि हमने मान्यता नहीं देते हैं। तो ये जो है ये सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। और ये देखिए आप कि अमेरिका चूंकि अब इसमें कूद गया है, इसका मतलब है कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट वहां पर था, कुछ जरूर रहा होगा। खासकर किराना हिल के अटैक के बारे में बहुत जगह लोग लिख रहे हैं। तो अब वो भी अगर इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और भारतवर्ष को अभी तरह तरह के सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने लोगों को वार्निंग और चेतावनी दी है, ये दोनों देश के लिए। बिल्कुल, ये दुनिया को एक संदेश भी है जो हमारे इस देश के नए तरीके और टैक्टिक्स को समझ ले कि हम ये नया भारत है, रुकने और झुकने वाला नहीं। शेखर जी, एक सवाल ये भी, प्रधानमंत्री जब कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि वो खुद और देश की सरकार देश के किसानों के साथ खड़ी है, पशुपालकों के साथ खड़ी है और तमाम उन लोगों के साथ खड़ी जिनके हित संरक्षित करने के लिए कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े वो करके रहेंगे, लेकिन उनके हितों के साथ समझौता नहीं होने दिया जाएगा। ये संदेश जब लाल किले से प्रधानमंत्री देते हैं, ये भी बहुत दूर तक जाता है। इसकी भी बड़ा लंबी मैसेजिंग है। शेखर जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉरी, शेखर अय्यर जी, दो शेखर अय्यर जी। हाँ जी जी जी। नहीं जी, नहीं, आपने सही कहा हरिंदर जी। अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स को लेकर जो समस्या पैदा हुआ है, और अभी जो टैरिफ को लेकर जो एक प्रकार के स्टेलमेट चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका से दबाव है भारत पर कि किसी तरह कि उनकी जो कृषि उत्पादन है उसको आप इसको अलाउ कीजिए, जिसको भारत बहुत कठोर तरफ से विरोध कर रहा है। उसके अलावा हमने देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को बड़े खुलासा किए, बोले कि किसी ये पे हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात आज लाल किला से भी ये मैसेज दिए, क्योंकि किसान हमारे लिए बैकबोन है और इसीलिए हम इनकी जो इंटरेस्ट को लेकर कुछ कभी नहीं। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने वो फिगर भी दिया कि आज दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है वर्ल्ड में। ये फिगर भी उन्होंने आज लाल किले से देश के सामने रखा। तो एक प्रकार से मैसेज है
देखिए, उन्होंने जो भारत और अमेरिका बीच में टैरिफ को, इसको तो डायरेक्टली जिक्र नहीं किया, लेकिन बात स्पष्ट कर दी कि आत्मनिर्भरता जब की बात आती है, वो किसी क्षेत्र में हो, सुरक्षा से लेकर समृद्धि तक, जो कदम हमें लेना है अपने पैर पे खड़े होने के लिए, हम लेंगे। और उनका आज कॉल यही था, युवाओं को, हमारे जितने स्किल्ड हमारे पास रिसोर्सेज है, सबको यही मैसेज था कि हमारे पास धनराशि कमी नहीं है, जो भी आइडियाज है, जो भी चीजें आप लेके आइए, सरकार यहाँ वो सुनने के लिए, जो भी बाधाएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम से हम हटा देंगे। एक प्रकार से एक ओपन इन्विटेशन है सारे देश को, हमारे युवाओं को, कि आगे आइए, हम आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई क्षेत्र छूट नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवा इस अवसर को, हमारे सामने जो चुनौती है, उसको अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़े। बिल्कुल, ये बड़ा कॉल था आज। बिल्कुल, एक संदेश वो साफ दिखाई पड़ रहा है। शिशिर सिन्हा जी भी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मेरे साथ मौजूद। शिशिर जी, मैं स्पेसिफिकली आपसे जीएसटी पे पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले आत्मनिर्भर भारत को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कोई क्षेत्र हो, इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है, और इस आत्मनिर्भरता के मंत्र से अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से घूमता हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं, और वो एक गति को देने की बात भी आज फिर से प्रधानमंत्री करते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, हम लोग 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारा जो तुरंत का लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, और उसके बाद $7 ट्रिलियन का है, और फिर हमारा $10 ट्रिलियन का है, जो 2027, 2030 और 2033 के बीच हासिल करना है। और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो आप कृषि की बात करें, चाहे वो उद्योग की बात करें, चाहे वो सेवा क्षेत्र की बात करें। और अभी की स्थिति में जो हमारी एक बड़ी ज़रूरत है कि खासतौर पे हम जब उद्योग की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जिसके लिए हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, हम उसमें अपनी स्थिति कैसे बेहतर कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, 6 प्रोजेक्ट को पहले कैबिनेट ने मंजूर किया था, बीते दिनों 4 और प्रोजेक्ट को मंजूर किया, और ये जो 10 प्रोजेक्ट हैं, इस 10 प्रोजेक्ट के बाद बहुत जल्द हमारे पास सेमीकंडक्टर, जिसको मेक इन इंडिया कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। अंत तक पहली चिप भारतीय आ जाएगी, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम है, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर को सिर्फ ये मत समझिए कि वो छोटा सा एक टेक्नोलॉजिकल टुकड़ा है, बल्कि वो जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, या चाहे आप हवाई जहाज की बात कर लें, बड़े जहाज की बात कर लें, हम स्पेस में मिशन की बात कर रहे हैं, उन सभी मिशन के लिए सेमीकंडक्टर की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार ये कहती है कि हम साल के अंत तक पहला सेमीकंडक्टर ले आएंगे, वो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में, और नई जो हमारी व्यवस्था है जिसके जरिए हम $5 ट्रिलियन की बात 2027 तक कर रहे हैं, जो अभी हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, अगले 2 साल में 1 ट्रिलियन और करना है। तो आज के भाषण का जो सबसे अहम मुझे लगा कि हम जो ये 5, 7 और 10 जो अभी हमारा प्रारंभिक लक्ष्य है, उसको हासिल करने की दिशा में हमने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे जीएसटी पर भी किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज खुशखबरी देने का ऐलान किया दीपावली से पहले। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यात के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com.
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान? लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मोदी सरकार ने देश में कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में भी आज बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने लाल किले से आज जीएसटी को और कम करने का ऐलान किया, जिसका फायदा देश को आने वाली दीपावली तक मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें भी भेज दी हैं, जिसमें केवल 2 सरल जीएसटी दरों का प्रस्ताव किया गया है, जो 5% और 18% रखने की बात सामने आ रही है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी में अब दूसरे चरण के सुधारों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिवाली तक वे देश को अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा तोहफा देंगे, जिससे आम आदमी के लिए वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है कि अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें होंगी। जीएसटी के तहत 28 और 12% की दरों को हटाने का प्रस्ताव है। ज्यादातर वस्तु और सेवाएं 5% या फिर 18% के स्लैब में ही आएंगे। आम जनता, छात्रों, महिलाओं और किसानों द्वारा खरीदे जाने वाली चीजें सस्ती होंगी। केवल चुनिंदा वस्तुओं पर स्पेशल जीएसटी रेट लगाया जा सकता है। संरचनात्मक सुधारों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान भी शामिल है। इससे कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या से निजात मिलेगी। जीएसटी कानूनों को और भी सरल बनाया जाएगा, जिससे उलझनों में कमी हो सके। छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरल पंजीकरण व्यवस्था लागू होगी। कारोबारियों को पहले से भरे जीएसटी रिटर्न मिलेंगे और मैनुअल हस्तक्षेप में भी कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों को मंत्री समूह को भेजा है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूप से मिल सके। कारोबारियों को उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि इसका लाभ कारोबार और उपभोक्ता दोनों को मिलने जा रहा है। मैं देश भर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा ये बताती है कि भारत सरकार उनके नेतृत्व में व्यापार के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड है। जीएसटी व्यवस्था को लागू हुए 8 सालों का वक्त पूरा हो चुका है। बीते साल यानी 2024-25 में कुल जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ को पार कर गया, जो 5 साल पहले 11.3 लाख करोड़ ही था। इसके साथ ही जीएसटी अदा करने वालों की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर के 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के बीच भारत सरकार का भी फोकस है लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में भी ये एक अहम फैक्टर साबित होगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ऊर्जा जरूरत हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल हो या फिर सेमीकंडक्टर निर्माण, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत तेल से लेकर फर्टिलाइजर और उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से इन तमाम मुद्दों पर भारत के बढ़ते कदमों को गिनाया, तो भविष्य में इन क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प का खाका भी पेश किया है। समृद्ध भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों को संकल्पबद्ध होकर वैसे ही जीना होगा, जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानियों ने प्रतिबद्धता दिखाई थी।
प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है, ऐसे में तकनीक में लीड भारत को लेनी होगी। इसी उद्देश्य के साथ भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में होगी। देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। नेशनल क्रिटिकल मिशन के जरिए देश में 1200 से अधिक स्थानों पर खोज की जा रही है, जो कि चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। वहीं ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल का आयात का मामला हो या फिर बात फर्टिलाइजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता की हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से देश नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है, जो समुद्र के अंदर तेल गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करेगा। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 10 नए परमाणु रिएक्टर पर तेजी से काम चल रहा है। साल 2047 तक ये क्षमता 10 गुना से ज्यादा होगी। वहीं क्लीन एनर्जी के लिए सोलर क्षेत्र में भारत की क्षमता बीते 11 साल में 30 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी का विस्तार हुआ है। देश की स्पीड इतनी बेहतरीन है कि क्लीन एनर्जी सोर्स से 50% एनर्जी का जो लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था, वो साल 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी और आर्थिक वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, आपसे सवाल, क्योंकि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज ऐलान किया कि दीपावली से पहले खुशखबरी होगी, तो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्तावों का भी जिक्र सामने आ गया है। किस तरीके से ये आम लोगों के नजरिए से फायदेमंद होगा? देखिए, अभी के समय में जीएसटी में 1200 से ज़्यादा तरीके के सामान और जितने भी सामान जो पॉजिटिव सेवाएं जो पॉजिटिव लिस्ट में है, उन पर जीएसटी लगता है। अब इसमें अभी आप जो रेट देखेंगे तो 4 मेन रेट हैं और 4 स्पेशल रेट है। 4 मेन रेट पे 5, 12, 18 और 28, और जो स्पेशल रेट है वो 0, 0.25, 1.5 और 3% है। ये जो 0.25 है और 3% है, ये सोने और हीरे के लिए होता है, जो जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है, इसलिए उस पर रेट कम रखा गया है जी। अब जो रहा सवाल ये 5, 12, 18 और 28, इसमें जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो 5, 12 और 18, क्योंकि 28 पे सिर्फ 27 सामान है और उसमें से आप मूल देखिएगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट है, एडिटेड बेवरेज है, टोबैको है। अब जो नई व्यवस्था बनाने की जो प्रस्ताव जो केंद्र सरकार ने दिया है और इस पर जो समूह मंत्रियों का समूह है वो जो विचार करेगा, उसमें सिर्फ 2 दरें हैं मूल रूप से, एक है 5 और दूसरा है 18, और जो एक विशेष दर होगी जो 40% की होगी, जो टोबैको और जितने भी सिन गुड्स हैं जो 5 से 7 के लगभग में आते हैं जी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी के लिए मतलब क्या है। आम आदमी के मतलब की जो चीजें, जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, पेंसिल है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं हेयर ऑयल की, ये सभी ऐसे सामान है जिनको 5% में रखने की बात है। जैसे खाने पीने की सामान है, वो पहले भी छूट थी उनमें, अभी भी छूट रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि एयर कंडीशनर है, वो 28 से 18 पे आ जाएंगे। जैसे वॉशिंग मशीन है, वो अभी भी 18 पे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका मूल मकसद अगर आप देखें तो समाज के हर तबके को, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, उसके लिए व्हाइट गुड्स और जो ऑटोमोबाइल है वो काफी मायने रखती है। पहुंच तक एक तरीके से वो पहुंच पाएगा, ये एक तरीके से बड़ा
परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा। एडमिरल शेखर सिन्हा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र मिशन का भी जिक्र किया है, जो भारतीय रक्षा प्रणाली को तो मजबूत करेगा ही, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जो आघात होगा दुश्मन पे, उसको भी मजबूती देता नजर आएगा। किस तरीके से ये जमीन पर उतरेगा और देश की रक्षा सुरक्षा के पैमाने को नया बदलाव लेकर आएगा? आर्यन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुदर्शन चक्र, अगर आप देखें, अभी आपने सुना होगा ऑप सिंदूर के अंदर की एक मिसाइल जो है वो दिल्ली के ऊपर भी मारा गया था, जो कि रास्ते में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये जो हमारा S-400 सिस्टम है, जिसने कि 300-400 किलोमीटर की दूरी पे आने वाली मिसाइलों को, चाहे आने वाले हवाई जहाज को उन्होंने मार गिराया। तो वो अभी हम लोगों ने जो एक आकाश तीर एक बनाया था, जिससे कि एक हमारी टोही विमान पहले वो टारगेट को चुनते हैं और वो डेटा पास कर देते हैं सबसे पहले ये एयर डिफेंस सिस्टम को। तो एक जो है वो पहले लंबी दूरी वाले, उसके बाद मिडिल डिस्टेंस वाले, उसके बाद नजदीक वाले, अपने आप सारे ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा है कि हम शहरों को, जो बड़े शहर हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा रहता है, जहाँ के बहुत सारे लोगों को जान जाने की एक ऐसी नौबत आ सकती है जी, तो उन जगहों को, और एक वाइटल एरियाज होते हैं, वाइटल पॉइंट्स होते हैं, जो कि आर्म फोर्सेस ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है उसकी लिस्ट। तो उसको जो है वो, उसको भी इस तरह की व्यवस्था से एयर डिफेंस में जोड़ लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने कहा है कि 2035 तक जितने मेजर सिटीज हैं और जितनी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, अब जैसे मान लीजिए कि रिफाइनरी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च है, या बैंगलोर जैसी सिटी जहाँ की आईटी का इतना बड़ा प्रचलन है, तो इन सब को वो प्रोवाइड करेंगे उस तरह की चीज को। दूसरा, आपने मारक क्षमता की बात कही, तो उसकी जो रिटर्न फायर है वो भी ऑटोमेटिक होगी। अब मान लीजिए कि कोई किसी हवाई अड्डे से हमारे ओर ये आ रहा था, किसी जो मिसाइलें आ रही थी लंबी दूरी वाली, तो उसको मारने के लिए, इस डेटा को लेकर इसको मारने के लिए हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है और भी कोई लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, वो अपने आप लॉन्च होकर वहां जाकर हिट करेगी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा कम हो जाएगा आर्यन जी। और एक दूसरी बात मैं जरूर बताऊंगा, एक मिनट मुझे दीजिए आप। ये जेट इंजन बनाने के लिए उन्होंने एक नेशनल मिशन कर दिया है। वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हम जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं अभी तक। इसीलिए अब ये हमारे जो तेजस विमान है वो अमेरिका के इंजन पर निर्भर है, और अमेरिका के साथ जो अभी हमारे संबंध चल रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हो सकता वो भी बंद हो जाए। तो हम लोगों ने अभी फ्रांस के साथ समझौता करके, एक साफरान एक कंपनी है जो कि भारतवर्ष में बना रही है हमारे GTRE के साथ मिलकर, रोल्स रॉयस ने भी ऑफर किया है कि वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सर आप जो कह रहे हैं कि फाइटर जेट के इंजन अगर भारत खुद बनाएगा तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और हम शायद निर्भरता जो है वो कम होगी, खत्म होगी, बहुत जरूरी है। शेखर अय्यर जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी कि देश में घुसपैठ की समस्या बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौती है, इसके राजनीतिक मायने भी अलग माने जाते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने मिशन डेमोग्राफी को लेकर कैसे तेजी से काम किया जाएगा और घुसपैठियों पर लगाम लगेगी, इस दिशा में एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है? शेखर अय्यर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए ये घुसपैठ की मामला जो है, जो इलीगल माइग्रेशन लगातार हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें इतना राजनीतिकरण है। कोई पार्टियां समझते हैं कि इलीगल माइग्रेंट से जो वोटर्स बन जाते हैं उनके लिए फायदा है। इसलिए खास करके आप पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, ऐसे बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की परिवर्तन आई है डेमोग्राफी में, जो सुरक्षा के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह हुआ है। आज जब बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरह विपक्ष पार्टी इसको विरोध कर रहे हैं, जैसा उनका पूरा इलेक्टोरल स्ट्रेटजी केवल ये फॉरेनर्स के वोट पर डिपेंडेंट है जी, इसलिए समय आ गया है। देखिए, ये चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी की मामला है। इसीलिए पहले, क्योंकि बात क्या है कि पहले कदम हम देखिए, लंबा चक्कर है ये इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना, फिर डिपोर्ट करना, लेकिन कम से कम वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इंटरफियर ना करे। इसीलिए तो वोटर लिस्ट निकालने की बात है। इलेक्शन कमीशन भी उसका इसी को लेकर, तो आज जो करंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसी पर चल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, एक मिशन मोड पे एक हाई पावर्ड कमेटी होगी, जो जहां जिस जिले में जहां ये प्रॉब्लम सीरियस है,
जहां फॉरेनर्स की जो जिस तरह आ रहे हैं, क्योंकि बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं हरेंद्र जी, बिल्कुल, जिनको ये इन लोगों को लाया जाता है, उनको आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक दिया जाता है। और प्रधानमंत्री ने आदिवासी इलाके की बात की, कई जगह पे झारखंड जैसे राज्य में इन्होंने जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे जाके बस गए। बिल्कुल, और वो तमाम तथ्य भी हम सबके सामने है, कैसे वहां पे भी डेमोग्राफी कितनी तेजी से बदली है, हम सब ने देखा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश भर में कैसे